वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फॉस्फोरस की जो कि सेकंड मेंबर है नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 5A का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे और कुछ इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं और इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो पहली बात इसकी ये है कि इट इज़ अ सेकंड मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसकी एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो डजंट एग्जिस्ट फ्रीली, रिएक्टिव है, किसी ना किसी कंपाउंड या मिनरल के फॉर्म में हमें मिलेगा। यूजुअली ये हमें फॉस्फेट्स की फॉर्म में मिलता है, PO4 3-, कोई ना कोई फॉस्फेट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, पीछे मेटालिक पार्ट होगा और कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, व्हाटएवर। तो नेचर में हमें ये फॉस्फेट्स की फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, जिससे हमें फिर इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तीसरी बात जो हमें इसकी पता होनी चाहिए वो ये है कि ये मोर देन वन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है फॉस्फोरस। सो इसकी वेरिएशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ फॉस्फोरस के दो ख़ास तौर पर जहन में रखने वाले एलोट्रोप्स हैं, एक वाइट फॉस्फोरस है और एक रेड फॉस्फोरस है। तो जो वाइट फॉस्फोरस है दिस इज़ सिंपली P4। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का सेकंड मेंबर है, एटॉमिक नंबर इसका 15 है। 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1, 3, 6, 9, 11 and 13, 2, 4, 10, 12। तो यहाँ P में कितने आएंगे? 3। तो 3s2 and 3p, यही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन फैमिली की, NS2 and NP3। तो जस्ट टू मेक श्योर हमने रिकाउंट किया। और ये इसका वैलेंस शेल जो है अब आपके सामने है। इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है इस बात का कि जो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं उनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये हैं +3, -3, +5। और जो आप डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो ये फिर 5 + 5 ज़्यादा रेलिवेंट होती जाती है, क्योंकि मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी होती जाती है जो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। नाइट्रोजन के लिए ज़्यादातर 3 में है, प्लस और माइनस के साथ। यहाँ 3p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, ओरिएंटेशंस हैं, यानी हर ओरिएंटेशन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, px, py एंड pz। तो इस तरह से अगर देखें तो इसकी भी रेडीली अवेलेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं, तो -3 और +3, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो फिर इसका जो p ऑर्बिटल है ये शेड ऑफ हो जाएगा, तो s ही बचेगा जो कि कंप्लीट है। तो ये भी स्टेबिलिटी है। तो ये दोनों मोड्स हैं। और +5 इस कॉन्टेक्स्ट में कि इस 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर दे और इसका सिर्फ 2 बच जाए और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा वेरिएशंस भी हैं। तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। मैंने आपको रूल बता दिया है कि स्मॉलर एटम्स के लिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ नहीं करते अपने सिस्टम से, तो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा वायबल हैं। और जो हम डाउन द ग्रुप जाएँ, एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएशन भी कुछ बढ़ जाती है और उसके साथ फिर जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर भी बढ़ता जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर सकता है वो एटम फिर। तो ये
यहाँ पे अब हम कुछ इसके ड्रॉ करते हैं हैलाइड्स और फॉस्फेट्स सॉरी, और इनमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करते हैं तो हमें ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्या सूरत हाल है। एक है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फिर है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिर है फॉस्फेट आइन। इन तीन में देखते हैं। फिर एक चौथा भी है फॉस्फोरिक एसिड, इसको भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ H3PO4 को। यह सॉरी न्यूट्रल एटम है तो और हैलोजन -1 में होता है, -1 और 3 एटम्स हैं, 0 से इक्वेट कर दें। P-3 इज़ इक्वल टू 0 एंड P इज़ इक्वल टू +3, इधर +3 है। PCl5 भी इसका एक हेलाइड है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो 5 क्लोरीन्स हैं और हर क्लोरीन का -1, 5 एटम्स इक्वेट करेंगे 0 से। P-5 इज़ इक्वल टू 0, P इज़ इक्वल टू +5, यहाँ +5 है। अब ये फॉस्फेट आइन है जो कि इसका वन ऑफ द नेचुरल एग्जिस्टेंस है। फॉस्फेट इस आपको फॉस्फेट्स में ही मिलता है, मेटल फॉस्फेट्स में। यहाँ अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो P+ ऑक्सीजन का -2, 4 एटम्स तो 4 और -3 से इक्वेट कर दें। P-8 इज़ इक्वल टू -3, P इज़ इक्वल टू -3 + 8, P इज़ इक्वल टू +5, यहाँ भी +5 है। फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन 1 है, +1, 3 एटम्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीजन के लिए -2 है और इंटू 4 एटम्स हैं, इक्वेट करेंगे 0 से। 3 -8 + P इज़ इक्वल टू 0, -5 + P इज़ इक्वल टू 0 और P इज़ इक्वल टू +5, यहाँ भी +5 है। तो ख़ुद ही हम में एक जनरल सा आइडिया हो गया कि +5 ज़्यादा यहाँ पे फॉस्फोरस के केस में रेलिवेंट है। अगली बात इसके यूजेस के रेफरेंस से है कि ये लिविंग सेल्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग सेल्स। न्यूक्लिक एसिड्स में भी ये प्रेजेंट हैं, DNA RNA में और हेरिडिटी मटेरियल में। और इसके अलावा ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है सॉरी। तो ये याद रखिएगा कि फॉस्फेट ग्रुप की एक अपनी वैलिडिटी है जो रहेगी। इसके बाद फिर जो हमारा ATP है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एनर्जी का सोर्स, स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स, ये जो है ये हाइड्रोलाइज होता है या ब्रेकअप होता है जब एनर्जी में, तो ADP का आयन बनता है और साथ हमें जो है वो फॉस्फोरस, फ्री फॉस्फोरस मिलती है। तो इसी तरह से ये रिवर्सिबल है, ADP फिर मिलके ATP बन जाता है। तो फॉस्फोरस जो है ये हमारी एनर्जी के माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि पावर हाउस है एनर्जी का, वहाँ ये वैलिड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉस्फोरस का रोल न्यूक्लिक एसिड्स में, फॉस्फोरस का रोल हमारे DNAs में, हमारे RNAs में और एज एन एनर्जी सोर्स ये बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, यूजुअली एज फॉस्फेट साइंस, लेकिन इसके अलावा भी। इसके बाद इसकी अगली बात है वो इसका डीलोकलाइजेशन है। इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। फॉस्फोरस में हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात करते रहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आपने कंसीडर करते रहना है इसका। इसके अलावा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये स्टेबिलिटी की तरफ फैक्टर कंसीडर होता है। जितने ज़्यादा डीलोकलाइज्ड हों इलेक्ट्रॉन तो जो अटैकिंग स्पीशी है वो फिर इलेक्ट्रॉन्स लोकेट नहीं कर पाती, तो रिएक्टिविटी स्पीशी की कम हो जाती है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हों। अगली बात है सॉरी इग्नाइटेबल हैं ये फॉस्फोरस और इसके कंपाउंड्स, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये इग्निशन का, जलाने का, एक्सप्लोजिव्स का। और
ये याद रखिएगा कि इग्नाइटेबल। अब इग्निशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमें जो चीज़ याद रखनी पड़ेगी माचिस के हवाले से। अब माचिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं वो एक फास्फोरस का सल्फाइड है P4S3 नेचर का। इसके बाद जो है वो एंटीमनी का सल्फाइड है Sb2S3 का, और लेड का ऑक्साइड है। तो ये तीनों मिलकर जो है एक जो हमारा माचिस चलाने का सिस्टम है उसको करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, और हमारी मैच इग्नाइट हो जाती है। फॉस्फेट आयन की अगर बात करें तो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस के फास्फोरस सेंट्रल पोजीशन पे है, ऑक्सीजन्स 4 हैं तो 4 लोकेशंस पे जुड़ी हुई हैं, और 3- जो है ओवरऑल स्पीशी पे चार्ज है। फास्फोरस के सेंट्रल स्टेज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन से, और बाकी हर ऑक्सीजन पे आपको मिलेंगे 3 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो दिस इज़ अ रिच इन इलेक्ट्रॉन फॉस्फेट आयन। दिस इज़ फॉस्फेट। वाइट फास्फोरस तो क्रिस्टलाइन है, लेकिन जो रेड फास्फोरस है वो क्रिस्टलाइन नहीं है, इट इज़ एमॉर्फस। लॉन्गर चेन्स हैं तो फिर ये एमॉर्फस है, यानी कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इसमें नहीं है, इट्स नॉट अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। फास्फोरस की अगली बात कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन्स है। और प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम फास्फोरस और नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो फास्फोरस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। इन प्लांट्स को चाहिए है सॉइल से इनटेक करने के लिए फास्फोरस। फॉस्फेट से ये ख़ुद नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, यू हैव टू प्रोवाइड देम सम ऑफ द रेडिली अवेलेबल सोर्सेस ऑफ फास्फोरस। अगर हम इसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो एपेटाइट सीरीज़ इज़ वन ऑफ द नेचुरल एग्जिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि फॉस्फेट आयन और साथ को मेटालिक पार्ट यही है इस सीरीज़ में भी, एपेटाइट इसका नाम है। एक सीरीज़ का मतलब ये है कि काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं, फॉस्फेट इसका एक नेसेसरी कंपोनेंट है। अब अगर इसका हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व है कैल्शियम एज अ मेटल Ca10, सो और हाइड्रोक्सीज OH2, और इसके साथ आपको फॉस्फेट्स मिलेंगे PO4, 6। इसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहेंगे। फ्लोरो एपेटाइट है तो इसमें फ्लोरीन इन्वॉल्व होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे, बाकी ये सब कुछ सेम ही है। कैल्शियम भी 10 हैं, हाइड्रोक्सिल की जगह पे फ्लोरीन्स भी 2 आ जाएंगी, और PO4 फॉस्फेट 6 हैं। तो ये हैं इनके ना। एक और लिख लेते हैं, क्लोरो है तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरो एपेटाइट। दिस इज़ अगेन कैल्शियम, metallic part is calcium and it is chlorine, 2 chlorines in this case, and phosphates। तो जो हमारा टूथ का मटेरियल है फ्लोरो एपेटाइट है। तो जब भी हमारा टूथ डिके की तरफ जाता है तो फिर हमें फ्लोरीन फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ रॉक्स में भी मिलता है, फॉस्फोराइट्स कहते हैं। फॉस्फोराइट्स उन रॉक्स को जहाँ से फास्फोरस की एक्सट्रैक्शन किसी न किसी अपने ओर से पॉसिबल है, फॉस्फोराइट्स या फास्फोरस रॉक्स।
तो इसमें शेल और सैंडस्टोन वगैरह के नाम आते हैं। इनमें कार्बोनेट का कंटेंट भी होता है, फास्फोरस का भी होता है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारे केटाइंस और एनाइंस का मिक्सचर है और उसमें से फिर हम अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट, आइसोलेट या प्योरीफाई कर लेते हैं। यहाँ इसी तरह कैल्शियम का जो फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फोराइड Ca3PO4 2, इसको अगर आप सिलिका या सैंड से इंटरेक्ट करवाएं कार्बन की प्रेजेंस में, तो फिर आप वाइट फास्फोरस P4 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और साथ आपको स्लैग मिलेगा कैल्शियम का, ये एक सिलिकेट, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होगी। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड slag. It has its own uses and sorry we get pure phosphorus.